नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने हम सभी आर्ट ऑफ टीचिंग जो आप सभी शिक्षण कला पर बिहार सुपर टेट से संबंधित जो आप सभी से पेडागोजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास होगा जो आप सभी को सिलेबस को अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्लास बनाई गई है। तो आप अच्छे से इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से अटेंड करना है, सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। दोस्त, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे और समझेंगे। दोस्त, लेकिन सबसे पहले बात करें तो आपके जो सिलेबस में कुछ पार्ट की बात किया दिया गया है, इसमें से आरटी 2009 अधिगम चैप्टर, शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, आकलन, मूल्यांकन, ये सभी चैप्टर आप सभी के सिलेबस में हैं। तो हम सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्त, वह है आप सभी का इंडिविजुअल हिंदी की क्लास के बारे में, और आप सभी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स होगा आप सभी के साथ, और बात करें 1 साल की वैधता के साथ आपको यह प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे मिलेंगे। दोस्त, बात करें बैच में, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बात करें तो आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सभी अपने प्रैक्टिस क्लास पर चलते हैं और ध्यान देंगे आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो दोस्त बताएं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। करा कि उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण, कर छात्र अध्यापक के उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव के कारण की छात्र परीक्षा व परिणाम। तो आप जानते हैं मूल्यांकन की जब आप दोस्त बात करते हैं, तो जब आप मूल्यांकन की मित्र बात करते हैं तो मूल्यांकन के 3 क्या बोले जाते हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु माने गए हैं। और 3 महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो उसमें से जो 3 महत्वपूर्ण इवेल्युएशन के महत्वपूर्ण माने गए हैं वह माना गया उद्देश्य माना गया है, और किस उद्देश्य से आप मूल्यांकन कर रहे हैं। अधिगम के अनुभव को आप उसमें इंक्लूड करते हैं, जो आपने सीखा है उसके अनुभव को भी आप मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, और किस उपकरण से मूल्यांकन कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, यह भी डिपेंड करता है। दोस्त, तो राइट आंसर क्या होगा, वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं, उद्देश्य है, मूल्यांकन के जो उपकरण है और अधिगम अनुभव है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है पेपर में आप सभी को दिखाई दे पड़ जाए क्वेश्चन। चलेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। आपसे दोस्त पूछ रहा है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। कह समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना, कर अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ना प्रदान करना, कर ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, कर अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। दोस्त, जब योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि एक लिमिट, एक टाइम जो आपके सामने रखा गया, चाहे वह 1 साल का हो चाहे वह 6 मंथ का हो, जो एक लिमिट रखी गई है उसके लिमिट क्षेत्र के मध्य आपने कितना जो सीखने का प्रयास किया, वही को बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो बात करेंगे इसमें से कौन हो सकता है। योगात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य आपने समझ लिया कि एक टाइम के मध्य, एक टाइम फिक्स होगा, आपको उसी के मध्य बात करना होगा कि आपने कितना सीखा। इसका मतलब होगा समय विशेष और विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित कर पाया, इसका क्या करना, पता लगाना, इसका मूल्यांकन करना ही क्या लाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। एक टाइम पीरियड में आपने कितना सीखा उसी को पता चलता है, योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करेंगे भारतीय पुनर्वास, ध्यान देंगे, करें कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। जो भारतीय करा दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे दोस्त, जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में हो सकता कहीं ना कहीं आपको दिख जाए। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना की गई थी वह दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है। जो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग करा, देहरादून, मुंबई, कोलकाता या सिकंदराबाद। ध्यान देंगे, जो आपसे पूछा जा रहा अस्थि के बारे में, मतलब आप अस्थि रूप से मतलब एक शारीरिक रूप से विकलांग है, उसका संस्थान कहां पर स्थापित है। तो दोस्त, अगर आपसे पूछे ऐसा प्रश्न तो आप बता देंगे तुरंत, वह है आपका कोलकाता में। अगर आपसे पूछे देहरादून में क्या है, आप बताएंगे राष्ट्रीय
दृष्टिबाधित संस्थान। क्या? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है। इस बात को भी ध्यान देंगे, बाधित संस्थान है। अगर आपसे दोस्त पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मुंबई में क्या है, तो आप बता देंगे, मुंबई में बताएंगे, जो मुंबई में बताएंगे आप जो एक कर सकते हैं, मुंबई में आपका श्रवण बाधित है। क्या है? राष्ट्रीय श्रवण बाधित, राष्ट्रीय श्रवण बाधित, राष्ट्रीय श्रवण बाधित, श्रवण बाधित संस्थान है, श्रवण बाधित संस्थान है। इस बात को भी ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए, आपको कोलकाता वाला तो पता अस्थि बाधित है, अगर सिकंदराबाद में पूछा जाए तो आप बताएंगे राष्ट्रीय मानसिक रूप से बाधित संस्थान, मानसिक बाधित संस्थान, मानसिक बाधित संस्थान की बात करें तो वह कहाँ है, वह आप बताएंगे, आप बता देंगे दोस्त, वह है सिकंदराबाद। अगर मस्तिष्क के बारे में पूछे तो आप सिकंदराबाद बताएंगे। अगर आपसे पूछे दोस्त, अगर आपसे दोस्त पूछे कि आपसे अगर पूछा जाए कि बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए सिकंदराबाद है, श्रवण बाधित पूछेगा तो आप बताएंगे जो श्रवण बाधित पूछेगा तो आप बता देंगे कि मुंबई है। कहाँ है? श्रवण बाधित मुंबई है। तो यह आप सभी स्क्रीन पर लिखा गया है, इससे आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि बाधित के बारे में पूछा जाए तो कोलकाता, देहरादून आपका बात करें दृष्टिबाधित, मुंबई में श्रवण बाधित है और सिकंदराबाद में मानसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे। करा कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को कैसे करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। इसमें से क्या करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं आप सभी, बताने का प्रयास करें। तो करा कि जब समावेशी क्लास में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को कैसे तैयार करना चाहिए, वह कैसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? जब बात करें, देखिए क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो करा कि विशिष्ट शैक्षणिक योजना को, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल, अगर स्पेसिफिक अगर शिक्षण पढ़ाना है, कोई कार्य पढ़ाना, कोई चीज बतानी है शिक्षक को, तो शिक्षक को क्या करना है दोस्त? सक्रिय रूप से उसको तैयार करना है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना है, गलत। हतोत्साहित तो शब्द वैसे ही गलत। क्या? तैयार नहीं करना है, एकदम तैयार करना है। कभी कभी तैयार करना, अरे भाई एकदम गलत हो जाएगा। तो कभी कभी एकदम नहीं, और बात कर रहा कि हतोत्साहित करना चाहिए, एक सभी क्या अपने आप में निगेटिव वर्ड है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है दोस्त, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। क्या कर रहा है? प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, और आपसे कह रहा है कि आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर की 5 बार अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए कहीं गृह कार्य देंगे, या बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, अब वह उन्हें माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए, या कहेंगे माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने को नम्रता कहेंगे। ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी के सामने क्वेश्चन अच्छा है। कह कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के तौर पर आपके पास कक्षा के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब जूनियर पे पढ़ा रहे हैं, और हमारे पास क्या कुछ बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे उसको, उसमें निम्नलिखित क्या होने की संभावना है? तो आप क्या करेंगे उसमें अधिक से अधिक कक्षा गतिविधि के समय जो क्लास का एक्टिविटीज हो रहा है उसके समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। देखिए जब बच्चा विद्यालय में आएगा तो उन्हें जो होमवर्क दे रहे हैं, जो बुनियादी सहायता है उससे उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कहेंगे कि देखिए आप अपने बच्चे को ले जाओ, आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, आप उसको ट्यूशन लगवा दो, आप बात करें आप अपने माता पिता का सहयोग करो, आप पढ़ने के लायक तुम बच्चे ही नहीं हो। इस तरीके से कार्य हम नहीं करेंगे, कहने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ध्यान देंगे दोस्त, हर बच्चा सीख सकता है लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए। अगर टीचर में इतना क्षमता होना चाहिए कि टीचर अपने बातों में बच्चे को अच्छे से समझा ले जाए, बातों को क्लियर कर पाए, वही अच्छा टीचर होता। अदरवाइज आप पढ़ाते कुछ हैं, समझाते कुछ हैं, बच्चा कुछ समझ रहा है, ऐसा पढ़ाएंगे तो बच्चे में ना इंटरेस्ट होगा, बच्चा ना उत्सुकता आएगी बच्चे में, ना बच्चे में जिज्ञासा आएगी, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। इसलिए दोस्त बात करें तो आप अधिक से अधिक बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने की, रुचि उत्पन्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
कर समस्या बात कर रहा है समस्याग्रस्त स्थिति में सबसे अच्छा तरीका कौन, इनाम दे करके, दंड दे करके, समाधान प्रदान करने करके, या हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या दे करके। ध्यान देंगे, आप ध्यान दें दोस्त, कर एक शिक्षक के रूप में, आप टीचर के रूप में आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा। जब आप बच्चा समस्या में फंसा है तो सबसे ज्यादा वह आपका तरीका क्या होगा कि बच्चे को हम सही तरीके से आगे निकल जाए। क्या इनाम देंगे, इनाम नहीं देना है दोस्त, गलत होगा। दंड देकर, गलत है। कर समाधान प्रदान करके, आप अगर समाधान प्रदान कर दिए तो बच्चा उससे सीख जाएगा, कम सीख पाएगा। आप बता देंगे बच्चा फिर से भूल जाएगा। लेकिन बात करें जब हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या आप देंगे, जब उसी प्रकार का समस्या उसके सामने रखेंगे तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे उस समस्या से उबलेगा और जहां बच्चा फंसेगा वहां पर आपको सहायता करने की जरूरत है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे दोस्त, 8 नंबर के लिए बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक शिक्षण कौशल नहीं है। समावेशी शिक्षा की कौन सी एक कौशल नहीं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ब्लैक बोर्ड, कि पूछताछ, समस्या समाधान, या सुदृढ़ या प्रबलन। देखिए सुदृढ़ प्रबलन की बात करें जिसे हम जानते हैं पूर्ण बलन भी बोला जाता है। पूर्ण बलन आपके पेपर में ना रहे, ऑप्शन में ना रहे, उसे बोला जा सकता है रिफोर्समेंट बोला जाता है। उसे बोला जा सकता है कि पूर्ण बलित करना, एक तरीके से आपको शाबाशी देना, उसको आगे बढ़ाना, तो प्रबलन हो गया। समस्या समाधान आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। लेकिन आपसे दोस्त पूछा कि समावेशी क्लास में जो समावेशी शिक्षा है उसका शिक्षण कौशल कौन नहीं है, तो दोस्त वह होगा राइट ऑप्शन ए। ध्यान देंगे क्यों ए होगा, अब मैं बात को समझिए। क्योंकि ध्यान दें, हम अगर कोई चीज बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसी डिजिटल बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप उतारते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं, नोट करते चल रहे हैं, क्या आपके लिए वह सहयोगी होगा, वह क्या इस समावेशी क्लासरूम का बात है, बन रही है, नहीं बन रही। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, समावेशी क्लासरूम कहता है कि सबकी सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन ब्लैक बोर्ड पे हम उतार रहे हैं, हम लिख रहा हूं, आप उसको उतार ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं, क्या वह चीजें अच्छी हैं, वह समावेशी का साथ दे रही हैं, आप एक तरीके से नकल मार रहे हैं, तो इसका मतलब गलत होगा दोस्त, और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट होगा। देखिए पूछताछ जब आप करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ पूछेंगे, आप बताएंगे, आप पूछेंगे, हम बताएंगे, तो एक तरीके से क्या है, वह समावेशी शिक्षा का पार्ट है। अगर समस्या समाधान की बात करें तो समस्या आपके सामने दी जाएगी, आप अगर जहां फंसेंगे हम सहायता करेंगे, वह भी एक है। प्रॉब्लम जहां बच्चा फंस रहा है वहां पर हम क्या करें, बच्चे को शाबाशी देते चले, रिफोर्समेंट पैदा करते चले। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 9th नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्त, बताएंगे करेक्ट ऑप्शन। कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, ध्यान देंगे, आपसे कह रहा है कि सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, या पृथक शिक्षा। 9th नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्त बताएंगे क्या ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव ना करते हुए जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो ऐसा कुछ आपके भीतर वह शब्द निकल के आ रहा होगा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, मतलब चाहे वह सामान्य बच्चा हो चाहे वह विशिष्ट बच्चा हो, किसी प्रकार का बच्चा हो, सभी के लिए जो शिक्षा हम देते हैं वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपको विशेष पढ़ने की विशेष ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन पे जाइए, टिक कीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त, हम सभी 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जो विशेष रूप से जरूरत बच्चों की शिक्षा का प्रबंध क्या होना चाहिए, करा कि दूसरे समान बच्चों के साथ, करा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। अगर विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया जो शिक्षा दी जाएगी वह बच्चा किसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी, सभी को समावेशी शिक्षा के आधार पर देगी। किसके आधार पर, समावेशी शिक्षा सबको दी जाएगी। अगर आप पूछा जाए समावेशी शिक्षा में क्या क्या कौन कौन बच्चे होते हैं, तो आप बता देंगे दोस्त वह सामान्य बच्चा होता है और उसमें साथ हमारे साथ विशिष्ट भी बच्चा होता है। क्या होता है, सामान्य के साथ विशिष्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए विशिष्ट के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो आप बता देंगे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे चाहे वह प्रतिभाशाली बालक है तो भी वह विशिष्ट है, चाहे वह बच्चा मूढ़ बालक
बालक है तो भी विशिष्ट है, बच्चा पिछड़ा बालक है, सक्रिय है, बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बच्चा श्रवण बाधित है, अस्थिबाधित है, बच्चा जो दृष्टिबाधित है, किसी प्रकार से सामान्य से विपरीत हो, सामान्य से इतर हो, वह बच्चा किस में आएगा, आपका विशिष्ट बच्चा आएगा। और विशेष बच्चा इसी वजह से कर रहा है, विशेष रूप से जो जरूरतमंद है वह विशेष रूप से जरूरतमंद, चाहे वह प्रतिभाशाली भी हो सकता है, चाहे वह बच्चा किसी जरूरत के हिसाब से हो सकता है, तो विशिष्ट के अंतर्गत सब रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, वह कहता है कि विशिष्ट को हमको किसके साथ बैठाना है, सामान्य के साथ ही बैठाना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह ए करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही हम बैठाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे दोस्त। करा कि समन्वित शिक्षा, 11वें नंबर क्वेश्चन के लिए करा समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है करा समुदाय के समर्थन पर, का पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर, करा शिक्षकों की आवृत्तिगत परिवर्तन पर। आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट हो सकता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है कि समन्वित शिक्षा की सफलता किस पे है, किस पर डिपेंड करता है कि जो शिक्षा अच्छी हो जाएगी। क्या करा समुदाय के समर्थन पर, भाई जब आप पढ़ाएंगे नहीं, समुदाय का समर्थन कितना भी रहेगा नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, गलत है। शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता पर, उसकी गुणवत्ता पर सब शिक्षण अधिगम अच्छे हैं, लेकिन यूज कैसे करना है यह डिपेंड करता है। अगर शिक्षकों की आवृत्तिगत परिवर्तन पर, शिक्षक अपने जब बच्चों को पढ़ा रहा है, जब सिखा रहा है, तो वह किस प्रकार के किस शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहा है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, कैसे बच्चों को समझा पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षकों में आवृत्तिगत परिवर्तन पर राइट ऑप्शन होगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि एक समावेशी कक्षा में वह है, एक समावेशी कक्षा में वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। तब विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमानित पुस्तकों में ही पढ़ाते हैं। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों को सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापन प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश में निर्माण करते हैं। अब दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कह रहा है कि आपके लिए जो क्वेश्चन पढ़ लेंगे समावेशी कक्षा वह है जहां पर क्या है, कह रहा है ध्यान दें। मैंने आपको बताया समावेशी वही है जहां समान और विशेष बच्चों को बिना किसी भेदभाव को हम पढ़ा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ध्यान दें, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक कि प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी न प्राप्त कर ले। या भैया गलत होगा। तो कह रहा है कि विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों का ही पढ़ाते हैं, जो बताया गया उसी को भार कम करने के लिए। ऐसा नहीं होता समावेशी में। समस्याओं को अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। भाई अधिकाधिक समाधान करने के लिए रहती है क्या, लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्या है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करता है। जैसे बच्चा जिस पृष्ठभूमि का है, बच्चा जैसा है, मान लीजिए बच्चा कोई श्रवण बाधित है, भाई जब श्रवण बाधित है बच्चे को सुनाई नहीं देता है। अब सुनाई नहीं देता है तो उसका माहौल कैसा होना चाहिए, या उसे कड़ यंत्र की व्यवस्था कर दें, या क्लास के रूम में थोड़ा सा आगे बैठाएं, या बच्चा दिखाई नहीं देता तो उसके चश्मे की व्यवस्था करेंगे, या क्लास में थोड़ा सा आगे बैठाएंगे। तो इन सारे उपचारों से हम क्या करेंगे, हर बच्चों का वैविध्यपूर्ण है वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। हम सिर्फ समस्या समाधान पर ही फोकस करते रहेंगे तो हर बच्चा एक तरीके का नहीं है दोस्त। वह सामान्य भी उसी समावेशी में बैठा है, वह विशिष्ट भी उसी में बैठा है, तो हम एक ही चीजों का फोकस करके कैसे चल सकते हैं। जब सभी बच्चों को हमको साथ ले जाना है तो हर बच्चों के लिए वातावरण वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, और तब जाकर क्या होगा, क्लासरूम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए दोस्त हमारा क्या होगा, वह राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 13 नंबर के लिए। कह समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। कर जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बगैर बच्चों में शामिल करते हैं। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्त, बताने का प्रयास करें इसमें से क्या करेक्ट होगा। ध्यान देंगे समावेशी विद्यालय
जो होते हैं समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है करा केवल विशेष आवश्यकता वाले। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला जो ऑप्शन ए में कह रहा है करा सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले। तो विशेष आवश्यकता वाले का मतलब है वह चाहे बच्चा समान, वह बच्चा क्या हो सकता है, विशिष्ट में कई प्रकार के हो सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाला तो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा भी आ सकता है, या वह अस्थिवादी, दृष्टिवादी या श्रवणबाधित भी हो सकता है। तो हम जानते हैं क्या क्या समावेशी में यह बोला गया कि सिर्फ विशेष बच्चों को हम साथ लेके चलेंगे, अदरवाइज सामान्य को छोड़ देंगे, या सामान्य को ले जाएंगे और विशिष्ट को छोड़ देंगे, दोनों को साथ ले जाना है। तो इसका मतलब जैसे विशेष लगा आवश्यकता वाला, ऑप्शन गलत है। करा केवल बालिकाओं, तो सिर्फ हम बालिकाओं को लेकर चलेंगे, बालकों को नहीं लेकर चलेंगे, भैया लेके चलेंगे। करा कि जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करता हो, सिर्फ निरयोग्य बच्चे, जिसमें जो हकनाने वाले बच्चे हैं वही निरयोग्य बच्चे बोले जाते हैं। जैसे कुछ चीज बोले अटक के बोलते हैं, तो इसलिए उनको सिर्फ हम साथ ले जाएंगे, सामान्य को छोड़ेंगे, गलत होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, करा कि जो उनकी शारीरिक, जो उनका फिजिकल है, जो उनका मेंटल है, बौद्धिक है, सामाजिक सोशल है, जो लैंग्वेज है, अन्य विविध योग्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। मतलब हम सभी बच्चों को मिला लेंगे और एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वातावरण वैसा बनाएंगे जिससे बच्चे अपने आप को लगे कि हमारा वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, वह उनके लिए अनुकूल हो और वैसी शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त हमारा होगा व्हाट डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 14 नंबर के लिए, कह समेकित शिक्षा इंगित करती है, कह कि सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, कह समान बच्चों में एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, कह सामान्य बच्चों भिन्न बच्चों से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, कह सामान्य बच्चों भिन्न बच्चों से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। समेकित शिक्षा मैंने आपको बताया, समेकित शिक्षा में क्या होगा, हम उनके अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे। कारण कि सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, भैया एक समान शिक्षण विधि हम कैसे यूज कर सकते हैं, जब वह बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है, बच्चे में उतना क्षमता नहीं है। तो हम प्रतिभाशाली को जैसे समझा रहे हैं वैसे हम मूढ़ को समझा पाएंगे क्या। जो बच्चा मूढ़ बालक है उसको प्रतिभाशाली वाले समझाएंगे तो बस उबन हो जाएगी, बच्चा इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग चीजें हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए गलत होगा। कह सामान्य बच्चों में भिन्न बच्चों से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होगा, स्कूल एक होगा, विद्यालय एक होगा, लेकिन शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाएगा। विद्यालय अलग नहीं होगा, विद्यालय एक होगा, टीचर अलग अलग कौशलों के इस्तेमाल करते हुए बच्चों को एजुकेट करेगा, शिक्षा देने की कोशिश करेगा। इसलिए राइट ऑप्शन होगा 20 द राइट ऑप्शन। इसमें क्या पृथक स्कूल, आप जानते हैं पृथक स्कूल हो गया, इसका मतलब समावेशी का हनन हो गया। डी में कह रहा है कि एक समान सुविधा, तो एक समान सुविधा नहीं दे सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कह विशेष शिक्षा इससे इंगित, इससे संबंधित है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। कह विशेष शिक्षा इससे किससे संबंधित है, बताएंगे इससे किससे संबंधित है। कह जो विशेष शिक्षा हम देते हैं वह किन बच्चों को देते हैं। कह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उसके लिए नहीं होता है, ध्यान देंगे वह किसके लिए होता है, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होता है। वह हमारा राइट ऑप्शन होगा, विशेष शिक्षा जो हम देंगे वह विकलांगों के लिए। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 16 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कह कि ये आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है यूपी सीपेट का है, कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स की बात करें 1299 का, हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है, डिटेल बुक की बात करें 299 का है दोस्त, प्रैक्टिस बुक की बात करें 90 रुपए का है, कम्बो बुक की बुक बात करें तो 350 का। दो बुकें आप सभी के सामने दिख रहे हैं और आप सभी के सामने संपूर्ण अध्ययन सामग्री होगा। और बात करें यहाँ पर बात करें प्रैक्टिस बुक होगा, दो आप सभी के सामने नंबर दिए गए हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आपके साथ साथ बात करें तो आधुनिक इतिहास की भी क्लासेस चल रही है सर के द्वारा, आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और दो नंबर दिए गए इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर संपर्क करें। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे 16 नंबर के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कारण नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को शिक्षित करना क्या कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जो बच्चे सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ कराए
हम क्या करेंगे, विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षित करेंगे, तो वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है? तो मैंने आपको बताया वह शिक्षा दोस्त कहलाती है समावेशी शिक्षा, जिसे हम जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। इसलिए हमारा कुछ जो राइट आंसर होगा, जो हमारा फिल किया जाएगा, वह बात करेंगे राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ेंगे आपको तुरंत लग गया होगा क्या इसमें से राइट होगा, तुरंत आपको पता चल गया होगा क्या इसमें से राइट होगा। ध्यान देंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा कि ध्यान दें, तो हमारा जो 16 का राइट होगा वह डी करेक्ट होगा। करा कि यहां पर हम शब्द फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे? या विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। ध्यान देंगे दोस्त, क्या इसमें से राइट होगा? करें कि या विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वह किसके तहत है? तो हम जानते हैं वह किसके तहत है, समावेशी के। और बात करें समावेशी शिक्षा, जो बात करती है वह कहती है कि सभी बच्चों का अधिकार है, उसमें हम एक ही साथ बैठाएंगे। जो बात करें 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात जब आप करते हैं, जो आरटी 2009 में आई, जो 2000 में प्रावधान बना 2002 में, उसके तहत आपका 2009 में आरटी आई, और आरटी के तहत उसमें बात की गई जो शिक्षा होगी वह समावेशी शिक्षा होगी। आरटी में लिखा गया है कि जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को वह समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए हम जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर के लिए दोस्त बात करेंगे, करा कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते या होते हैं? कर केवल विशिष्ट छात्र, कर केवल सामान्य और विशिष्ट छात्र, कर सामान्य विशिष्ट छात्र, कर केवल सामान्य छात्र, कर बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली बालक। आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा अब लिख देते हैं। चलिए, सामान्य के साथ साथ हम सामान्य के साथ साथ बात करें, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट। अब विशिष्ट के अंतर्गत मैं लिख देता हूं, वह कौन कौन से बालक हो सकते हैं? वह बात करें प्रतिभाशाली बालक, वह हो सकता है प्रतिभाशाली बालक, वह हो सकता है दोस्त प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, वह हो सकता है, ध्यान देंगे, वह हो सकता है दोस्त मूढ़ बालक हो सकता है, मूढ़ बालक हो सकता है, वह बालक क्या हो सकता है? पिछड़ा बालक हो सकता है, वह बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। वह बात करें, वह बच्चा अपवंचित बालक हो सकता है, अपवंचित बालक हो सकता है, अपवंचित बालक हो सकता है। वह बच्चा किस प्रकार का हो सकता है? वह अपवंचित बालक हो सकता है। वह बात करें दोस्त, बालक कैसे हो सकता है? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक हो सकता है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। वह बच्चा बात करें श्रवण बाधित बालक हो सकता है, श्रवण बाधित बालक हो सकता है। वह बच्चा बात करें, वह बच्चा अस्थि बाधित बालक हो सकता है, किसके बालक वह हो सकता है? वह बात करें अस्थि बाधित बालक हो सकता है, अस्थि बाधित। वह बच्चा क्या हो सकता है? वह बच्चा असक्रिय बालक हो सकता है, असक्रिय बालक भी हो सकता है, तो असक्रिय बालक भी हो सकता है। तो कई प्रकार के बालक हैं दोस्त। तो आप तो या तो कुछ महत्वपूर्ण मैं बालक लिख दिया हूं विशिष्ट के अंतर्गत, तो इन सभी बच्चों को हम एक साथ बैठाते हैं, सामान्य के साथ उनके साथ साथ विशिष्ट भी बच्चे, जो इन सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को साथ बैठाने की कोशिश करते हैं, और राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। तो 18 के जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। करा कि निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? कर न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, कर न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन की गति का नियम क्या है, न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखिए। ध्यान दी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन जब आप ध्यान दें तो कह निबंधात्मक है, मतलब आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखना है मतलब निबंधात्मक तरीके से आपको लेख लिखना है। अब कह न्यूटन के गति के नियम पर चर्चा करें, तो जब आप नियम पर चर्चा कर रहे हैं तो निबंध की तरह आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मौखिक कर रहे हैं, निबंधात्मक लेखन की बात कर रहा है। प्रश्नों के लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा? तो कर निबंध का मतलब एक लिखना होता है, लेख लिखना होता है और अपने विचार लिखने होते हैं। तो कह कि सिर्फ चर्चा जब कर रहे हैं तो एक तरीके से मौखिक कर रहे हैं और गलती कर सकते हैं, इसीलिए दोस्त बात करें यह गलत ऑप्शन है। कह न्यूटन के गति के तीनों नियमों का व्याख्या करें, या भी एक तरीके से मौखिक होगा, गलत होगा। कह न्यूटन के नियम क्या है, या तरीके से लिमिट है, निबंध में नहीं हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखे, या क्या होगा? निबंधात्मक प्रश्न होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कह कि
निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में कौन सा सही है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पी, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका हो रहा है, इसका मतलब है। इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। ये परीक्षकों को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, एकदम। जैसे व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब है, जैसे टीचर कभी कभी आप देखते हैं कि जब क्लास में अपना व्यक्तिगत, जैसे कोई भी कभी अपना पक्ष ले लेता है, किसी जाति का पक्ष ले लेता है, किसी चीज का पक्ष ले लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन होते हैं तो पक्ष नहीं ले सकता, गलत तो गलत, सही तो सही, उसमें कोई पक्ष नहीं ले सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि अपने जात का, अपने धर्म का होने की वजह से वह पक्ष ले ले। तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो यार वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और क्या है, वैध है, एकदम विश्वसनीय है और वैध भी है। इसलिए दोस्त बात करें कौन सा राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा, गलत है। राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो यही तो मिल रहा है। केवल एक ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बी में करा तो फोर्थ सिर्फ है और डी में करा सेकंड और थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसमें है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान देंगे दोस्त, 21 नंबर के लिए बात करें, करा कि आपसे पूछ रहा है, ध्यान दें, करा कि ECE जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, करा कि औपचारिक योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। कहते हैं कि जो ECE है, CCE है, वह कैसा होता है, औपचारिक और योगात्मक का निर्धारण कुल मूल्य में कितना होता है, क्या क्रमशः 40 से 60, क्रमशः 60 से 40, करा औपचारिक क्रमशः 50 और 50, करा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे जो बात करते हैं, ध्यान दें जो आपका, ध्यान दें दोस्त, जो सतत और व्यापक है, सतत और व्यापक है, उसमें सतत और व्यापक में, सतत में बात करी जाए जो होगा वह 40% होगा। कितना, 40%, 60% होगा व्यापक। तो दोस्त बात करें इसमें से कौन सा राइट होगा, वह राइट आंसर होगा, वह होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन, 40:60 का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, कर 22 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक दोनों होता है, या उपयुक्त सभी। आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त ध्यान देंगे, जब परीक्षा के स्थान पर, जब आप परीक्षा नहीं लेते हैं उसके स्थान पर क्या करते हैं, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए क्या है, तो कह रहा है कि अधिक उपयोगी हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। आपके पास कितना तर्क करने की क्षमता, कितना चिंतन करने की क्षमता है, कितना आप कल्पना कर पा रहे हैं, कितना इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, सारी चीजों का हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। सही है, कह साथ संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं, उसके साथ साथ आपका ज्ञान का भी मूल्यांकन करते हैं, एकदम सही है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, एकदम ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन ई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब ए, बी और सी तीनों राइट है, लेकिन आपका ऑप्शन दिया गया है डी में उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त कौन होगा, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 23 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। करा कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उन्हें क्या करता है, पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ की शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, क्या सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है। अब बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। दोस्त बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या होगा। सीखने के रूप में, जब सीखने के रूप में होता तो बीच में होता है, सीखने के लिए बात करें, सीखने के लिए तो यह पहले हो जाता है। क्या होता है, जब हम किसी चीज का पहले आकलन करते हैं, पहले क्या करते हैं, आकलन करते हैं, तो वह बोला जाता है पहले आकलन। पूर्व में अगर बातें कर लें, पहले या पूर्व कर दें, पूर्व आकलन अगर कर लें तो क्या लगेगा, सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन कब होता है, बाद में होता है। क्या होता है, बाद में होता है, बाद में होता है, उसे बोलते हैं सीखने का आकलन। मतलब सीखने के लिए आकलन, मतलब अभी आपको सिखाए नहीं, उसके पहले आप आकलन कर रहे हैं, इसका मतलब होगा। तो ध्यान दें क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है दोस्त,
क्वेश्चन में जो कह रहा है वह कह रहा है दोस्त, इसमें से बात कर रहा है कि वह पाठ के शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। मतलब अभी योजना बना रहा है, शिक्षक है जो पढ़ाना चाहता है उसके लिए पूरा योजना बना रहा है, इसके बाद आप पढ़ाएगा। तो अब पहले जब सीखने के पहले, सीखने के बात करें, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो जब अभी पढ़ाया नहीं उसके पहले आकलन कर रहा है, तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 24 नंबर के लिए। कर एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवधारणात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना या कहते हैं, वह क्या होगा? कर विद्यार्थी की स्मृति का मंथर विधि से जागृत कर रहा है, या कर रचनात्मक आकलन कर रही है, या छात्रों को मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षक के विकास का प्रयास कर रही है। दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो पढ़ ले मित्र और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं इसमें दोस्त क्या होगा आपका। तो वह क्या करा दोस्त, ध्यान देंगे। करा कि अध्यापक या अध्यापिका, मतलब टीचर या जो अध्यापक या अध्यापिका है, करा किसी विषय में अवबोधनात्मक का मतलब होता समझ। क्या होता है? समझ आधारित। जो समझ आधारित है इसका मतलब समझ किधर जाएगा? वह रचनात्मकता की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? रचनात्मकता की तरफ। जब समझ विकसित कर रहे हैं इसका मतलब रचनात्मकता में वह विकसित करने की कोशिश करे, को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। इसका मतलब क्या करें? रचनात्मक आकलन कर रही है। जब उसका क्या करें? रचनात्मक आकलन कर रही है, उसमें देख रही है सृजनात्मक आकलन है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। का सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्यों होता है? सीखने के लिए आकलन क्यों होता है? तो आप ध्यान दें, सीखने के लिए आकलन कब होगा? पूर्व में हो जाता है। पूर्व में होता है जब आप सिखाए नहीं होते उसके पहले वो कर लें, तो उसे बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। क्या अपेड़ा को बढ़ावा देती है? कर अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। कर ग्रेड की पूरी तरीके से महत्व देने पर बल दिया जाता है। कर विशिष्ट होता है, अपने आप में की गई आकलन गतिविधि होता है। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त। करा कि सीखने के लिए आकलन किसके लिए होता है? विशिष्ट होता है, करा अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो बताएंगे सीखने के लिए आकलन कब होता है? आपको जब पूर्व में आप आकलन कर रहे हैं तो आपको प्रेरणा को बढ़ाती है, आपके मोटिवेट करता है। जब आप देखिए, ध्यान दें, जब कोई चीज आप पढ़ाए नहीं, आप कुछ सिखाए नहीं, उसके पहले आप आकलन कर रहे हैं कि आप में कितना चीजें हैं, कितना आप में क्षमता है, आप में क्या कर सकते हैं, तो आपको मोटिवेट करता है। आप प्रेरणा को बढ़ावा देती है, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। चलेंगे 26 नंबर के लिए दोस्त, बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो रचनात्मक कार्य नहीं है? मतलब आपसे निगेटिव पूछ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो गलत होगा, मतलब रचनात्मकता की तरफ, सृजनात्मकता की तरफ नहीं जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न करा परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। ध्यान देंगे, खुले प्रश्न वाले प्रश्नों को क्या बोला जाता है? वह बोला जाता है ओपन माइंडेड क्वेश्चन। तो बात करें खुले अंत वाला प्रश्न का, रचनात्मकता होगी, जिसे हम बोलते हैं, ध्यान दें, अपसारी सोच वाले प्रश्न भी इसे बोला जा सकता है। सोच वाले प्रश्न भी बोला जाता है, वाले प्रश्न बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और कार्य के प्रयोजना, जब प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रयोजना होती है, तो अभी एक तरीके से रचनात्मकता होती है उसमें। अवलोकन, कोई चीज आप अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी? रचनात्मकता होगी। लेकिन डी में क्या कर रहा है? डी में कह रहा है कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगर किसी बच्चे का हम योग्यता क्रम निर्धारित कर रहे हैं, क्या उसमें रचनात्मकता देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं दोस्त। तो निर्धारित कर रहे हैं, क्रम को बता रहे हैं सिर्फ, और इसलिए दोस्त बात करें वह राइट ऑप्शन होगा। इसमें रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं हो रहा है, डी में रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। करेंगे 27 नंबर के लिए, आकलन क्या है? करा कि बच्चों को लेबल, नाम देने व वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। करा बच्चों में प्रतियोगात्मक का भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। यह सीखने में सुधार का एक तरीका है।
तो बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। आप जानते हैं आकलन की बात करें जिसे हम बोलते हैं दोस्त असेसमेंट भी बोलते हैं। आकलन क्या होता है कि एक जो जब आप पढ़ाते हैं बच्चों की जो जहां पर दिक्कतें हो रही है उसको सुधारने की एक प्रक्रिया है, उसको सुधार करने सिखाने के दौरान जब आप कोई चीज़ बच्चों को बता रहे हैं, जहां बच्चे गलती कर रहे हैं उसको सुधारिए, समझाइए। जहां पर बच्चा सोच रहा है कि अगर सर ये ऐसा भी हो सकता है तो उसको भी बताइए। तो आप कुल मिला जुला के बच्चे को आपके नॉलेज को सही तरीके से एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना है। बच्चा जहां पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है, जहां पर बच्चे को दिक्कत हो रही है, उसको आपको सुधारना है। तो दोस्त करा कि केवल लेबल और नाम वर्गीकृत करना, तो वर्गीकृत करने के लिए आप सिर्फ आकलन करते हैं, आकलन उसे वर्गीकृत करने के लिए नहीं करते हैं, हम उसके सुधार करने उसमें सुधार करने के लिए करते हैं, गलत होगा। बी में करा कि प्रतियोगात्मक भावना, करा कंपटीशन के लिए हम आकलन करते हैं, तो कंपटीशन शब्द वैसे भी गलत है और उसके लिए होता भी नहीं है। करेक्ट। सी में करा कि तनाव और दबाव को उत्पन्न करते हैं। अब बच्चे के ऊपर आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे में तनाव में आ जाए, दबाव में आ जाए। कोई चीज ध्यान दें, किसी बच्चे को आप तनाव दबाव में रख करके उसे पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते हैं, इसलिए यह बात गलत है। तो आपको आकलन करने का यह उद्देश्य नहीं किसी को हम तनाव दबाव में डाल दें, टेंशन में उसको ढकेल दें। तो दोस्त राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन को आप देखिए जब मैं आपको सीधा आकलन का उद्देश्य में बता दिया डी ऑप्शन, लेकिन बात करें जो हम आपको ए बी सी ऑप्शन है क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी मेरा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक मैं समझा डालूं। दोस्त बात करेंगे इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 28 नंबर के लिए बताएंगे। करा कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। करा आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। कर आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। कर आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। कर आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन करा कि फर्स्ट में करा, ए में करा फर्स्ट सेकंड, और बी में करा सेकंड और थर्ड, और डी में करा, सी में करा सेकंड और फोर्थ, करा कि फर्स्ट और थर्ड। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। 28 नंबर के लिए क्वेश्चन संख्या सभी के सामने 28 नंबर है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्त, कर आकलन के संबंधित मैं आपसे बता रहा हूं कौन सा पॉइंट कथन सत्य होगा और राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया ही कि क्या करना है, हम बच्चों को सहायता करनी है। बच्चों को हमें क्या करनी है, सहायता करनी है। हम आकलन जो करते हैं बच्चों को सहायता करते हैं, जहां बच्चा दिक्कतें में है, जहां दिक्कत है उसको हम हेल्प करके आगे बढ़ाएंगे। करा उनकी शक्तियों और रिक्तियों को देखकर उन्हें उसी हिसाब से ठीक करेंगे। एकदम बात सही है। करा बी में कह रहा है यह आकलन तभी है संभव हो जब तुलनात्मक मूल्यांकन हो। किसी बच्चे का तुलनात्मक मूल्यांकन आपको नहीं करना, क्योंकि हर बच्चों में क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता है। जब बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नता है दोस्त, तो हम जब वैयक्तिक विभिन्नता बच्चे में है ही, तो हम कैसे किस प्रकार की तुलना करेंगे। जब हम एक समान नहीं है, हम आप एक समान नहीं, तो हम किस प्रकार की तुलना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन गलत होगा, मतलब सेकंड नंबर। सी में करा कि केवल स्मरण शक्ति का नहीं बल्कि बोधन, मतलब जो हम रट्टा का हम आकलन नहीं करते, उसके साथ साथ क्या करते हैं, बोधन का मतलब समझ का, अनुप्रयोग का मतलब है कि जो आप प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका भी हम आकलन करते हैं। एकदम सही है बात, थर्ड भी सही है। लेकिन फोर्थ में कह रहा है कि तब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता जब तक बच्चे को हम डरवा और धमका ना ले, मतलब जब तक बच्चे में भय और चिंता पैदा ना कर ले तब तक मेरा आकलन पूरी तरीके से पूरे नहीं होता है। ऐसा कार्य है क्या, जब तक आप आकलन जब आप करते हैं तो जब तक बच्चे को डरवा ना ले तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, गलत होगा। तो दोस्त कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान देंगे 29 नंबर के लिए। बताएं शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बताएंगे दोस्त, तरह सभी विद्यार्थियों की समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, तरह बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, करा कि शिक्षार्थी में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, करा धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा, आप बताएंगे इसमें से क्या होगा। 29 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। करा वैयक्तिक भिन्नता को एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग कर सकता है, मतलब हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो कैसी सहायता करेगा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। करा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर के पाठचर्या का
भाई साहब जब एक समान कैसे अनुगमन कर सकती है जब व्यक्ति भिन्नता है, गलत हो जाएगा। करा कि बी में करा बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करेंगे, एकदम करेंगे। करा शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे, बात बन गई, और अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे तो अपने हिसाब से बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और उसी हिसाब से सीखेगा। क्योंकि व्यक्ति भिन्नताएं हैं तो अब उसके लेवल अलग हैं, उसके बुद्धि अलग है, बच्चों में इंटेलिजेंस जो बुद्धि है उसकी स्तर अलग अलग है, तो अपने हिसाब से जो एडजस्ट करके चीजें जब आप अवसर देंगे तो चीजों को अच्छे तरीके से कर पाएगा। करा कि डी में सी में करा है कि समाप्त करने के लिए हर संभव क्या करेंगे, उपाय करेंगे। अब भाई बढ़ाएंगे कि समाप्त करेंगे। करा धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना है, तो ध्यान देंगे जब विशेष विद्यालय में भेज रहे हैं इसका मतलब क्या करें, समावेशी शिक्षा का आप क्या करें, हनन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा में रहते हुए हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चों को क्या करेंगे उसे जोड़े रखेंगे, ना कि हमको उसको भगा देंगे। इसलिए दोस्त बात करें यह गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए। जो भारतीय समाज है, जो हमारा इंडियन जो सोशल है, तो वह हम किस रूप में, जो बहुभाषिकता है, जो अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग क्षेत्र के लैंग्वेज है, उसे हम किस रूप में, तो हम ध्यान देते हैं उसको संसाधन के रूप में और उसे हेल्प के रूप में देखने की प्रयास करेंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो मान सकते हैं हमारा राइट होगा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो कहना शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का एक कारक के रूप में। कहना शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। कहना कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने में किस संसाधन के रूप में, तो संसाधन आ गया ना, जो समृद्ध बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा डी। और कारक ए में कारक की चुनौती उत्पन्न होती है, कहना शिक्षक की चुनौती उत्पन्न होती है, उसका ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है ना। ए होगा। बी में करा कि जटिल अनुभव, तो इसका मतलब है गलत है। सी में करा कि बाधा के रूप में, बाधा नहीं, उसे हम उसको साधक के रूप में साधक के रूप में लेंगे और संसाधन के रूप में लेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने हम सभी ने 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया है, और आप सभी के पेपर में जो पेडागोजी क्वेश्चन, शिक्षण के कला की जो क्वेश्चन होंगे वह आप सभी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरा प्रयास है आप सभी को अधिक से अधिक नंबर दिलाने का, जिससे देखिए क्वालिफाइड या पेपर होगा, लेकिन आपको अच्छा स्कोर करेंगे तो भीतर से मोटिवेट हो पाएंगे दोस्त। तो हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे जरूर एक बार सेशन को शुरुआत में ही शेयर कर दिया करें, और एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार पॉजिटिव कमेंट देने की कोशिश किया करें। अगली क्लास मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।